जो पाकिस्तान में आया था और मुशर्रफ के इरा में मुशर्रफ ने अपनी निगरानी में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस सन 2000 तक और उसकी ओर रिप्लेस करना पड़ा एक नई लेजिस्लेशन के तहत। हमने देखा था कि इस ऑर्डिनेंस के आने से पहले भी जुवेनाइल के लिए रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट 1897, पंजाब पोस्टल एक्ट 1926, सिंध चिल्ड्रन एक्ट 1955 और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स ऑर्डिनेंस 1960 मौजूद थे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने 1990 में यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड साइन किया था, लिहाजा सिग्नेटरी होने के तहत पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग था कि वो जुवेनाइल के लिए एक सेपरेट जस्टिस सिस्टम क्रिएट करे। और इसलिए सन 2000 में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 पास किया गया। इसमें कई तरह की रिफॉर्म्स जो हमारा ऑर्डिनरी जस्टिस सिस्टम था उसकी निस्बत लेके आई गई थी। जैसा कि जुवेनाइल्स के बारे में ये तय कर दिया गया था कि भाई हमने उनको डेथ सेंटेंस नहीं देनी। ये तय कर दिया गया था इस ऑर्डिनेंस में कि हमने उनको कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं देनी, फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी। जुवेनाइल के केसेस डिसाइड करने के लिए जुवेनाइल कोर्ट्स की एस्टेब्लिशमेंट का कहा गया था। ये कहा गया था कि जुवेनाइल्स को जेल में रखने की बजाय बेहतर है कि प्रोबेशन पे भेजा जाए। उनको फ्री लीगल एड देने के अज़्म का इज़हार किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी ये ऑर्डिनेंस अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा। इनकी चंद चीदा वजूहात में लोगों में अवेयरनेस की कमी थी, लोगों में ट्रेनिंग की कमी थी। पुलिस, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन और जुडिशरी इन एडिशन टू द लॉयर्स, ये वो अदारे हैं जिन्होंने जुवेनाइल से कंटिन्यूसली इन कांटेक्ट होना था। हमने इन लोगों को ट्रेन ही नहीं किया, इन लोगों को अवेयरनेस ही नहीं दी कि भाई उनको कैसे ट्रीट करना है। ये वो एज होती है टीनेजर्स की जब उनको टॉन्ट करके, उनकी तजलील करके हम उनको राह रास्त पे नहीं ला सकते। उनको अखलाक, मोहब्बत और प्यार से ही चीजें समझाई जा सकती। लेकिन स्टेट ने इस बारे में कोई काम नहीं किया। स्टेट ने उनके लिए सोर्स जी एक्सक्यूज मी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कौन सा टॉपिक ये स्टार्ट किया है हमने? यार लास्ट टाइम मैंने आपसे ना 2 लेक्चर शेयर किए थे। जो लेक्चर नंबर 12 है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2018, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, हम आज के टॉपिक में वो डिस्कस करेंगे। वहां तक जाने से पहले मैं पिछले जो हमने कवर किया था उसको एक दफा गो थ्रू कर रहा हूँ। क्लियर हुआ? जी सर, ओके सर। लेकिन स्टेट ने रिसोर्सेज भी मुख्तस नहीं किए। ऐलान तो कर दिया कि हम जुवेनाइल कोर्ट्स बनाएंगे, ऐलान तो कर दिया कि हम जुवेनाइल्स को एडल्ट ऑफेंडर से के साथ, मेजर ऑफेंडर्स के साथ हम नहीं कन्फाइन करेंगे, लेकिन उनके लिए सेपरेट
अदारे नहीं बनाए। अगर जेल में उनको सेपरेट बंद रखने का इंतजाम कर दिया तो जेल से अदालत और अदालत से दोबारा जेल में लेके जाने के लिए लहदा कन्वेंस सिस्टम का बंदोबस्त नहीं किया। अदालत में पेशी के बाद जुवेनाइल और अडल्ट ऑफेंडर्स एक ही बख्शी खाने में, कोर्ट के अंदर जो बंद करने की जगह होती है ऑफेंडर्स को, एक ही जगह पे इकट्ठे बंद किए जाते हैं। इन लोगों की यहाँ पे सेपरेशन का कोई निजाम इन्होंने कायम नहीं किया। फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा एंड स्टैटिस्टिक्स, कि ये स्टेट ने कभी ये जिम्मेदारी महसूस नहीं की हम डाटा कंपाइल करें, कितने हमारे ऑफेंडर्स, कितने हमारे जुवेनाइल्स डिलिंक्वेंट हैं, कितने परसेंट हैं, कौन कौन है, किस इकोनॉमिक स्टेचर से वो बिलोंग करते हैं, हायर स्टेटा से हैं, लोअर स्टेटा से, मिडिल क्लास फैमिली से। क्या वजूहात हैं जो कि इनको डिलिंक्वेंट बनाती जा रही? हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, कभी डाटा कंपाइल ही नहीं किया। फजूल में मुझे रोके ना दिखाया करो। फिर जैसा कि लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी कि हमारा जो सोसाइटी है और हमारा जो मजहब है वो जुवेनाइल ऑफेंडर्स में और अडल्ट ऑफेंडर्स में कोई तमीज नहीं करता, कोई डिफरेंशिएट नहीं करता। लोग क्योंकि बहुत हद तक पाकिस्तान में मजहबी रुझानात रखते हैं तो वो इस चीज को मजहब के अगेंस्ट भी समझते हैं कि भाई आप जब इस्लाम ने कोई इस बारे में डिफरेंट रूल्स मुरत्तब नहीं किए तो आप कौन होते हैं इनको सेपरेट करने में। तो ये चीदा चीदा चंद बातें थी जिनकी बिना पर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस अपने मकासद पूरे नहीं कर सका और इवेंचुअली सन 2018 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक नई लेजिस्लेशन से इसको तब्दील कर दिया और ये लेजिस्लेशन थी जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट सन 2018। मकसद इसका यही था कि हम चाइल्ड ऑफेंडर्स के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करें और उनको मुआशरे में दोबारा रिहेबिलिटेट करने में कामयाब। एक दफा अगर किसी से गलती हो गई है तो जुर्म हो गया है, स्टेट नहीं चाहती कि वो एक डाई हार्ड क्रिमिनल बने। स्टेट चाहती ये है कि उसको दोबारा मौका मिले मुआशरे में उसी तरह अपनी जिंदगी जीने का जिस तरह के ऑर्डिनरी लोग। तो इस सोच के ताबे 2018 में ये नई लेजिस्लेशन पार्लियामेंट ने पास कर। इस लेजिस्लेशन की इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ये आपके सामने लिखी हुई हैं, अगर आपने लेक्चर खोला हुआ है तो। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ JJS 2018। सबसे पहले सेक्शन 3 है जो ये कहता है कि जुवेनाइल का राइट है कि उनको फ्री लीगल असिस्टेंस दी जाए। देख लो फिर आप क्या कर रही हैं। Every juvenile or a child who is a victim of an offense shall have a right to legal assistance at the expense of the state। और ये ऐसा नहीं है कि ये असिस्टेंस किसी भी एडवोकेट से दिलवा दी जानी है। कम से कम उस वकील की जिससे असिस्टेंस दिलवाई जानी है उसकी प्रैक्टिस
7 साल होनी चाहिए। ये लो अबू बकर। दूसरी प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4 में कही गई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चारों सूबों की हाई कोर्ट से मुशावरत करेंगे और इस मुशावरत के तहत वो एक या एक से ज्यादा किसी डिवीजन में जुवेनाइल कोर्ट्स को कायम करेंगे। और ये मुशावरत उन्होंने ये लो अबू बकर। इस एक्ट के पास होने के 3 माह के अंदर अंदर करनी। ये सन 2018 की लेजिस्लेशन है, गालबन मई की, एग्जैक्ट मुझे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैंने देखा नहीं। बहरहाल 3 माह के अंदर अंदर ये उन्होंने मुशावरत करके इस इनेक्टमेंट के तहत जुवेनाइल कोर्ट को पास करना था। लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने या किसी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो दौरान रहे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट से मुशावरत करके जुवेनाइल कोर्ट्स एस्टैब्लिश नहीं की। जुवेनाइल कोर्ट्स के बारे में इस लेजिस्लेशन के तहत ये करार दे दिया गया, ये तय कर दिया गया कि जुवेनाइल कोर्ट का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, जो जज होगा, वो या सेशन जज होगा या एडिशनल सेशन जज होगा या मजिस्ट्रेट होगा, जिसको सेक्शन 30 की दफा 30 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की पावर्स मिल गई हुई हैं, या ऐसा वकील होगा जिसकी बार में 10 साल की स्टैंडिंग है। ये जरा बाइट लो, मैं इसको जरा लाऊं। और जुवेनाइल कोर्ट के बारे में ये कहा गया कि जुवेनाइल के जितने केसेस हैं वो जुवेनाइल कोर्ट ही डील करेंगे। अगर कोई केस किसी ऑर्डिनरी कोर्ट में चला गया किसी वजह से और ऑर्डिनरी कोर्ट ने रियलाइज कर लिया है, देख लिया है, उसको पता चल गया है कि मेरे सामने जो मुजरिम खड़ा है वो एक जुवेनाइल है, तो वो उसी वक्त केस को जुवेनाइल कोर्ट के पास भिजवा। और जुवेनाइल कोर्ट के लिए ये बाइंडिंग कर दिया गया कि भाई आपने 6 माह के अंदर अंदर इस केस का फैसला करना। तो पहली प्रोविजन थी फ्री लीगल असिस्टेंस की, और उसके अंदर ही था कि भाई इनको जुवेनाइल ऑफेंडर्स को उनके राइट्स भी बताए जाएंगे। दूसरी प्रोविजन हमने देख ली कि जुवेनाइल कोर्ट कैसे एस्टेब्लिश होनी है, इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होगा। मेरी नजर में जो कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर ने हाई कोर्ट से मुशावरत करके ये कोर्ट एस्टेब्लिश करनी है, कि प्राइम मिनिस्टर को बीच में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा होता है, इतनी माइन्यूट लेवल पे उनको विजिलेंस नहीं करनी चाहिए थी। अगर ये हाई कोर्ट को टास्क दे देते तो शायद अब तक हर जिले में या जहां जहां रिक्वायर्ड है जुवेनाइल कोर्ट बन गई होती। आगे आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 ये कहता है कि जब किसी जुवेनाइल ने गिरफ्तार होना है तो उसको गिरफ्तार करके थाने में कैद नहीं किया जाए। जब कोई एडल्ट ऑफेंडर आपको पता है गिरफ्तार होता है तो पुलिस करती क्या है, उसको थाने में जाके बंद कर देती है। पुलिस पे बाइंडिंग होता है हर ऐसे मुजरिम को 24 घंटे के अंदर अंदर अपने मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे और फर्दर ऑर्डर ले मजिस्ट्रेट से कि भाई इसका क्या करना है, कि फर्दर इसकी कस्टडी उनको चाहिए, फर्दर कस्टडी देते हैं, जेल भिजवाना है जेल भिजवा दे, छोड़। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट उसकी कस्टडी उसको देता है तो उसको दोबारा थाने में जाके कन्फाइन कर दिया जाता है, थाने में जाके बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस लेजिस्लेशन के तहत जुवेनाइल्स की हद तक, जुवेनाइल ऑफेंडर्स की हद तक
एक सेपरेट रास्ता दे दिया, एक अलहदा बात कर दी, एक पैरेलल सिस्टम दे दिया कि भाई आपने उनको थाने में कन्फाइन नहीं करना, उनको कहाँ रखना है, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन होम्स को डिफाइन किया गया। आगे डेफिनेशन भी आ जाएगी थोड़ी देर बाद कि ये ऐसी जगह होगी जहां पर मुजरमान को, जुवेनाइल ऑफेंडर्स को आर्जी तौर पर कन्फाइन किया जाए। अभी उनको सजा नहीं मिली, अरेस्ट के बाद आर्जी तौर पर जहां पे उनको कन्फाइन किया जाएगा वो ऑब्जर्वेशन होम्स। एक और चीज पुलिस पे बाइंडिंग कर दी गई कि पुलिस ने जो ही गिरफ्तार करना है साथ ही मुतलका प्रोबेशन ऑफिसर को भी इंटीमेट कर दे कि भाई हमने एक जुवेनाइल ऑफेंडर को गिरफ्तार किया है, ये लोग आते हैं और उससे असिस्टेंस तलब करनी, उसकी खिदमात का सहारा लेना है कि वो आके बताए कि भाई इसकी क्या इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, सोशल बैकग्राउंड है, किस हद तक ये क्राइम कमिट करता रहा है, कैसा चलता रहा है, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, फैमिली सेटअप इसका क्या था, वगैरह वगैरह वगैरह। जाहिर है इसके लिए जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो उसके प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे जाएगा, लोगों से मिलेगा वगैरह वगैरह। एक टास्क इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोबेशन ऑफिसर को भी दे दिया, जो टास्क नॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें प्रोबेशन ऑफिसर के पास नहीं होता। लेकिन इस लेजिस्लेशन के तहत जुवेनाइल्स की हद तक इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोबेशन ऑफिसर को एक जिम्मेदारी दे दी गई और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के ऊपर एक जिम्मेदारी आयद कर दी गई कि भाई आपने इनसे हेल्प लेनी, इनसे असिस्टेंस लेनी है, इनको इंटीमेट करना ही करना है कि भाई हमने ये गिरफ्तार कर दिया। साथ साथ पुलिस की ये भी जिम्मेदारी लगा दी गई कि आपने माइनर के, जुवेनाइल के गार्डियंस को भी इंटीमेट कर देना है कि भाई इस केस में इस तरह हमने इसको अरेस्ट कर लिया है और फलां डेट फलां टाइम पे हम फलां मजिस्ट्रेट के सामने, फलां कोर्ट के सामने इसको पेश करें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस में एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है कि जुवेनाइल के केसेस की इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर से छोटे रैंक का ऑफिसर नहीं कर सकते। सब इंस्पेक्टर को इस लेजिस्लेशन ने इस इतना कॉम्पिटेंट समझा है, इतना अहल समझा है कि वो जुवेनाइल के केस को बेहतर डील कर सकता है। उसमें इतनी सेंसिटिविटी है, उसमें इतना शऊर है कि वो बेहतर समझता है कि इनको जुवेनाइल को कैसे डील करना, सख्ती नहीं करनी, तजलील नहीं करनी, इनको सेपरेट रखना है, अलहदा लेके चलना है। लिहाजा सब इंस्पेक्टर से छोटा ऑफिसर नहीं कर सकता। एक बात इन्वेस्टिगेशन में आनी थी कि प्रिपरेशन ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा, वो मैं पहले बता दूं। डिटर्मिनेशन ऑफ एज, जो ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पे अब बाइंडिंग है कि वो अगर उसको नजर आ रहा है कि उसके सामने जो पर्सन है वो माइनर है या वो क्लेम कर रहा है कि वो माइनर, तो उसकी एज की डिटर्मिनेशन के लिए इंक्वायरी स्टार्ट करे, उसकी एज को डिटरमिन करे। उसे कहे कि दें जी अपना बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दे दिया, सफिशिएंट है मैटर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास उस बर्थ सर्टिफिकेट को डाउट करने का इख्तियार नहीं दिया गया। हमारे मुआशरे में लास्ट लेक्चर में भी ये सवाल पूछा गया था। ये कॉमन है कि हम बच्चों की उम्रें 2-2, 3-3, 4-4 साल, और जैसे कि शाहिद अफरीदी ने कहा था कि उम्र गालिबन 5-7 साल
इतनी छोटी है। तो ये कॉमन है हमारे माशरे में, लेकिन लेजिस्लेशन ने कह दिया नहीं, जो बर्थ सर्टिफिकेट्स पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की उम्र लिखी गई है, नजर आ रही है, बस उसको मान लेना दुरुस्त है। आपने फर्दर उसको चैलेंज नहीं करना शुरू कर देना कि भाई ये गलत है। एक मेन काम को छोड़ के हम एक नए चीज को साबित करने में या गलत साबित करने में लगे। नजर आ गई उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में उम्र लिखी हुई है, माइनर बन रहा है, हमने तसव्वुर कर लेना है कि वो माइनर ही है। इस लेजिस्लेशन में एक और डिफरेंट चीज ऑर्डिनरी क्रिमिनल ट्रायल से है, डिस्पोजल ऑफ केस थ्रू डाइवर्जन। सेक्शन 9 में जो बात बता दी गई, ऑर्डिनरी क्रिमिनल केस में जैसे कि हमने पूरे के पूरे स्टेप्स पढ़ लिए हुए हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, 173 की रिपोर्ट अदालत में सबमिट करती है, अदालत उस केस का ट्रायल स्टार्ट करता है। ट्रायल कैसे करता है कि प्रोसिक्यूशन को कहता है कि भाई आप अपनी एविडेंस लेके आए। एविडेंस मुकम्मल होती है, मुल्जिम का 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। मुल्जिम से पूछा जाता है कि भाई आपने तो एविडेंस नहीं देनी। अगर वो क्लेम करता है कि मैंने भी अपने डिफेंस में एविडेंस देनी, तो उससे एविडेंस ले ली जाती है, जो भी एविडेंस दे। अल्टीमेटली बहस सुनी जाती है और बहस के बाद अदालत फैसला करती है। ये हमारा ऑर्डिनरी जस्टिस सिस्टम जो है उसके तहत तरीका ट्रायल, एफआईआर से लेकर कंक्लूजन ऑफ ट्रायल के दरमियान ये सारे स्टेप्स, ये स्टेप्स। लेकिन जुवेनाइल्स की हद तक इस लेजिस्लेशन के तहत एक नई बात कर दी। कोई नई बात ये करती कि जुवेनाइल कोर्ट को कह दिया कि भाई आप इस केस का फैसला ना करें, बल्कि एक डिफरेंट मोड में, एक डिफरेंट अदारे को, जिस अदारे का नाम है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, आप इसका फैसला करने के लिए उधर भेज। आप खुद फैसला ना करें, फैसला करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को केस भेज। मतलब अदालत कोई फैसला नहीं कर रही, सिर्फ केस को जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को फॉरवर्ड कर रही है, भेज रही। कब भेजना है? विद द कंसेंट ऑफ माइनर, हिज गार्डियन, कि जो जुवेनाइल ऑफेंडर है और जो कंप्लेनेंट है जिसके साथ ये अक्रम्स हुई है, जुर्म हुआ है, उनकी कंसेंट ले। दोनों कंसेंट दे रहे हैं कि जनाब उधर जाके फैसला करवा ले। हम जो ऑर्डिनरी वे ऑफ ट्रायल है जिसमें काफी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, शहादत देनी पड़ेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, फिर 342 की स्टेटमेंट होगी, फिर अक्यूज के विटनेसेस हो सकता है आ जाए। इतना लंबा सिस्टम चलाने की बजाय आप ऐसा करें, उधर भेज, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को भेज। और जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को ये पावर दे दी है कि वो दर्ज झैल तरीकों में से कोई भी फैसला कर। जुवेनाइल ऑफेंडर एंड कंप्लेनेंट हो रहा है, लिहाजा दोनों ही इसको मानने के पाबंद। कंसेंट वो पीछे दे चुके हैं जुवेनाइल कोर्ट में, लिहाजा आप वो उससे बदल नहीं सकते। पहला काम क्या कर सकती है? रेस्टिट्यूशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। जुवेनाइल ने क्या किया कि कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, उसका बैट छीन के भाग गए, किसी का पर्स निकाल के भाग, किसी के घर में दाखिल हुआ है, उनके घर से मोटर उतार के ले गए। तो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी कहती है
रेस्टिट्यूशन, वापस करो, बस यही तुम्हारी सजा है, चुप करके वापस कर दो। रेपरेशन ऑफ डैमेज कॉज, या जुवेनाइल ने किसी को डैमेज कॉज, पत्थर उठाया अपने हमसाये के घर में, शीशा टूट गया, गाड़ी डैमेज हो गई है, सर फट गया, सॉरी इस पे नहीं आएगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी डैमेज हुई, नुकसान हो गया, 5,000 का नुकसान हो गया, 10,000 का, ऐसा नुकसान हुआ है जो कि हम मॉनेटरी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कितने का नुकसान हुआ। गाड़ी का शीशा टूट गया, नया शीशा 20,000 का डाला, 20,000 का नुकसान माना जाए। कि वो उस डैमेज को जो भी उसने काज किया है वो उसकी कीमत अदा करे। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी समझे कि भाई नहीं, सिर्फ माफी मांग लेना काफी। जुवेनाइल ने क्या किया है कि किसी को थप्पड़ मार के भाग गया। आपको मैंने बताया था कि हम किसी की तरफ गुस्से से मूवमेंट करें और उसको तासुर दे दें कि भाई मैं तुम्हें हिट करने लगा हूं, मुक्का मारने लगा हूं, थप्पड़ मारने लगा हूं, और अगला पर्सन डर जाए, मारे अभी लगा नहीं है उसको, सिर्फ डर गया है वो, उसको लग रहा है कि मुझे मारने लगा, इतना कर देना जुर्म है। इस जुर्म को असॉल्ट कहते हैं कि इसने असॉल्ट कमिट कर दी। अदालत, ये जुवेनाइल जस्टिस कमेटी समझती है कि भाई प्रैक्टिकली तो इसने कोई डैमेज कॉज नहीं किया, गुस्सा आया था, इस तरह इसने इशारा किया, असॉल्ट किया, टच नहीं किया, सिर्फ इशारा किया, सिर्फ मूवमेंट की, तो इसलिए माफी मांग लेना ही काफी है। वो कह सकती है जाएं तहरीरी सूरत में माफी मांगे फलां अंकल से जिसको आपने इस तरह बदतमीजाना तौर पे ट्रीट किया, या जुबानी माफी मांग ले जाके, इतना ही काफी। पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी सर्विस, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी समझती है नहीं, जुवेनाइल को सीधा करने का तरीका ये है कि भाई आपने मोहल्ले के बच्चों को पढ़ाना है, कम्युनिटी सर्विस करनी है। अब कम्युनिटी सर्विस जाहिर है बहुत तरह की हो सकती है, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी समझती है नहीं, बच्चों को पढ़ाना है जाके, ऑर्डर कर सकती है कि आप ये 10 बच्चे हैं, ये उनकी उम्रें, ये आप या फलां स्कूल में जो आप हर रोज एक लेक्चर दिया करेंगे, आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, जाके प्राइमरी स्कूल है, जाके एक क्लास पढ़ाया करें, या वहां पे प्लांटेशन ड्राइव हो रही है इस सोसाइटी में, इस एरिया में, जाके आपने पौधे लगाने शुरू करने हैं, रोज 50 पौधे आपने लगाने हैं, 1 महीने तक आपने ये काम करना है। भल सफाई हो रही है, जाके उनकी हेल्प करें। वहां पर गंदगी पड़ी हुई है, आप जैनिटर के तौर पे काम करेंगे, उसका गाउन पहने, झाड़ू उठाएं, आपने सफाई किया करनी है लोगों के साथ। जो जिस तरह की कम्युनिटी सर्विस जुवेनाइल जस्टिस कमेटी समझती है कि मुनासिब है जुवेनाइल के लिए, उसकी सोशल स्टेटस को देखते हुए उस तरह की उसको कम्युनिटी सर्विस का वो ऑर्डर कर सकती है। जाहिर है एक जुवेनाइल जो कि बहुत रिच फैमिली से, बहुत पढ़ी लिखी फैमिली से है, उसको शायद वो ऑर्डर ना की, उसको ऑर्डर ये करना मुनासिब ना हो कि आप जाके सफाई करें, क्योंकि ये उसके लिए तज़ीक का बायस, और तज़ीक को रोकने के लिए तो ये बेसिकली लेजिस्लेशन की गई। ताहम ऐसे सर्कमस्टांस में जबकि जुवेनाइल को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पेरेंट्स का जरिया रोजगार ही सफाई वगैरह है, तो ऐसे में ये कोई तज़ीक का मैटर नहीं है कि उसको हुक्म दे दिया जाए कि आप जाके ये काम करें। पेमेंट ऑफ फाइन का हुक्म दे सकती है कि भाई आपने आल्दो के डैमेज जो कॉज किया था वो तो 200 रुपए का था,
लेकिन क्योंकि आपने एक हरकत इंसानों वाली नहीं की, लिहाजा आपको मैं 2000, 10,000, 5,000, 50,000 फाइन कर। कॉस्ट उस पर डाली जा सकती है। कॉस्ट से मुराद होती है जो खर्चा स्टेट ने इस केस को परसू करने में, वो सारे का सारा कहा जा सकता है कि भाई अंदाजन स्टेट ने तुम्हारा केस इन्वेस्टिगेट करने यहाँ तक ना, एक तो इस लड़की खाना रोना। दूसरे अदारे को भेज सकती है। और दूसरा अदारा कौन सा है? जुवेनाइल जस्टिस कमेटी, कि आप वहां जाकर संभालें। और जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ये पावर दे दी गई है कि ये जो मैंने अभी पढ़ के बताए हैं, ये सारे के सारे अहकामात पास कर सकती है, जो मुनासिब समझे या एक से ज्यादा वो मुनासिब समझे वो हुक्म दे सकते हैं। For the purpose of diversion, all offences either minor or major shall be compoundable. Offences जो minor है या major, अच्छा इस legislation में offences को 3 तरह की कैटेगरीज में तकसीम कर दिया गया। इस legislation के तहत offences की 3 कैटेगरी बना दी गई है। पहली तरह के वो offences हैं जिनकी सजा 3 साल तक कैद है, उनके बारे में कह दिया गया कि ये माइनर ऑफेंस। ऐसे जराइम जिनकी सजा 7 साल तक है, 7 साल तक कैद है, उनके बारे में कह दिया गया कि ये मेजर ऑफेंसेस। और ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा 7 साल से भी ज्यादा है, वो हीनियस ऑफेंसेस। मेरा बेटा बहुत अच्छा बच्चा, सीधा जूता पहने, ठीक है। तो ये जो तरीका है डाइवर्जन का, ये मेजर और माइनर ऑफेंसेस के बारे में ही है। ये जो ऊपर ऑर्डर्स बताए गए हैं, ये मेजर और माइनर ऑफेंसेस के बारे में ही है। इन्हीं केसेस में हमने डाइवर्जन के जरिए फैसला करना है। हर केस में हीनियस जो ऑफेंसेस हैं उस सूरत हाल में नहीं हम तुम्हारा कत्ल समाप्त करते, ऐसा नहीं होता। तो इन माइनर और मेजर ऑफेंसेस की सूरत में जितने भी जुराइम हैं, इस एक्ट के तहत उनको कंपाउंडेबल कर दिया। कंपाउंडेबल से मुराद वो ऑफेंसेस हैं जिनमें राजीनामा हो सके। जो विक्टिम है, जिसके साथ जुल्म हुआ है, जिसके साथ जुर्म हुआ है, वो माफ कर सकता है कंपाउंडेबल केसेस की सूरत में। आमतौर पर क्रिमिनल केसेस, मैंने आपसे जब स्टार्ट के लेक्चर्स में भी शेयर किया था कि क्राइम हमेशा स्टेट के अगेंस्ट होता है। स्टेट विक्टिम को, कंप्लेंट को इख्तियार नहीं देती हर केस में कि सब थेफ्ट। जेड का इख्तियार नहीं है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के तहत कि वो केस को माफ कर दे। कंपाउंडेबल केस नहीं है, कंपाउंडेबल जुर्म नहीं। लेकिन इस केस में उन्होंने कह दिया कि जितने भी मेजर और माइनर ऑफेंसेस हैं, किसी लेजिस्लेशन ने उनको कंपाउंडेबल कहा है, नहीं कहा, इस एक्ट के तहत वो सारे कंपाउंडेबल। तो आप राजीनामे के बेसिस पर ये जो ऊपर हमने बातें पढ़ी हैं, आप ये सारे के सारे में से कोई भी ऑर्डर जो मुनासिब समझे, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी वो ऑर्डर पास कर सकती है। आगे आ जाते हैं जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है क्या। सेक्शन 10 में ये उसकी वजाहत कर दी गई है कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट और मुतलका जो सेशन जज है जिले का, इन लोगों ने आपस में मुशावरत करके इस कमेटी का क्या अमल में। इस कमेटी का हेड एक मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 होगा। पहला मेंबर इस कमेटी का मजिस्ट्रेट सेक्शन 30। जाहिर है वो जिले का सेशन जज जो है वो उसको नामजद करेगा कि भाई ये पर्सन है जो कि
हमारी तरफ से, जुडिशरी की तरफ से इसका पार्ट। दूसरा पर्सन इस जुवेनाइल जस्टिस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का हेड जिले में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। तो वो बाय विर्चू ऑफ इस ऑफिस जो भी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस जिले में है वो ऑटोमेटिकली इस कमेटी का मेंबर हो जाए। तीसरा इसका मेंबर एक वकील होगा, मेंबर ऑफ द बार होगा, जिसकी एटलीस्ट 7 साल तक बार में स्टैंडिंग होगी। और चौथा इसका जो मेंबर है, आखिरी मेंबर है, वो प्रोबेशन ऑफिसर या सोशल वेलफेयर ऑफिसर, इसका रैंक कम से कम 7वां होना चाहिए, 70 स्केल गजटेड ऑफिसर हो। तो ये 4 मेंबर्स की कमेटी होगी। ऐसा नहीं है कि कमेटी बिल्कुल ही फारिग लोगों पे मुश्तमिल है, ये सारे कॉम्पिटेंट लोग। मजिस्ट्रेट सेक्शन 30, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक मेंबर ऑफ द बार जिसकी 7 साल की स्टैंडिंग है, और सेशन जज ने उसको 2 साल के लिए इस कमेटी के मेंबर के तौर पर नामजद किया है। और लास्टली प्रोबेशन ऑफिसर या सोशल वेलफेयर ऑफिसर जिसका रैंक 17वें स्केल। कमेटी की सिटिंग कहीं भी मुख्तस की जा सकती है कि कहां बैठा करेगी। ये सेशन जज पे है कि वो कह दे कि भाई फलां कमरा इनके लिए मुख्तस है, कमेटी यहाँ पे बैठ के ये सारे के सारे जो मामलात है, इनके पास जो केसेस आ रहे हैं डाइवर्जन के जरिए, यहाँ पे बैठ के उनके फैसले किया करें। तो कोशिश ये की जाएगी कि जो जुवेनाइल कोर्ट है उसी के पास, उसके आसपास ही इनको एक सिटिंग प्लेस दे दी जाए। एक काम तो इस कमेटी का डाइवर्जन के जरिए केसेस का फैसला करना। दूसरा काम इस कमेटी का ये है कि जो ऑब्जर्वेशन होम्स बने हैं और जो जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बने हैं उनकी इंस्पेक्शन करना, विजिट करना, चेक करना कि भाई ठीक तौर पे काम कर रहे हैं, कोई कमी पेशी तो नहीं है। तो 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस लेजिस्लेशन के तहत जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम को दे दी गई है। सेक्शन 11 के तहत जुवेनाइल का हक है कि भाई अगर वो बीमार हो और जुवेनाइल कोर्ट को नजर आ गया कि भाई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो कोर्ट पे बाइंडिंग है कि वो ऑर्डर करे कि इसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए और इसको ट्रीटमेंट दी जाए। सेक्शन 13 के तहत जुवेनाइल ऑफेंडर की आइडेंटिटी रिवील करना एक जुर्म करार दे दिया गया। एक मुझे इंस्टेंस याद आ गया कि एक केस में एक वकील साहब हैं, शायद आप में से कुछ लोग नाम भी जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। उनका नाम बतौर जस्टिस के तौर पर रिकमेंडेशन उनकी हो गई कि हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के वो जज के तौर पर नामजद हो गए। लेकिन उनके ऊपर इसी किस्म का एलिगेशन था, एलिगेशन वैसे उनका विक्टिम का था, लेकिन वो चीज ऐसे उनके आड़े आई कि अल्टीमेटली हाई कोर्ट को नाम ड्रॉप करना पड़ा। तो ये चीज इस कदर स्टिग्मेटाइज कर देती है कुछ इतना ये चीज कई लोगों के आड़े आती है, तो लेजिस्लेचर को कहना पड़ा कि भाई आज के बाद से जुवेनाइल की आइडेंटिटी जाहिर किया जाना एक जुर्म। लेकिन आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कि ये कॉमन है कि जुवेनाइल्स के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं मीडिया के ऊपर,
नाम लेना तो सेपरेट चीज, उनकी वीडियो क्लिपिंग चल रही है उनके, चाहे वो विक्टिम हो चाहे वो ऑफेंडर हो, दोनों सूरत में ये कॉमन है। लेकिन ये लेजिस्लेशन कहता है कि ये जुर्म है कि अगर हम उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दें, जिसके साथ जुर्म हो रहा है या जुर्म किया जा रहा है, दोनों सूरतों में आइडेंटिटी उनकी कंसील होनी चाहिए, ताकि मकसद इसका यही है कि जुवेनाइल्स, चाहे वो ऑफेंडर हो चाहे वो विक्टिम हो, वो बाइज्जत तौर पर जिंदगी गुजार सके। चाइल्ड जो वो बच्चे जो कि विक्टिम होते हैं आमतौर पे रेप के, सुपरनैचुरल सोडमी वगैरह कहते हैं, इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है फ्यूचर में चीजें सरवाइव कर। ऑफेंडर के लिए तो है ही है, एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है, विक्टिम्स के साथ भी कई दफा ये स्टिग्मा ट्रेवल कर रहा हो, इसलिए आइडेंटिटी उनकी छुपाना कानून ने लाजमी करार दे दिया, जुर्म करार दे दिया कि भाई आपने आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी। सेक्शन 13 ये। अगर कोई फीमेल ऑफेंडर पकड़ी गई है तो उसको मेल पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसकी कस्टडी में नहीं जाएगी। इसी तरह ही उसको मेल प्रोबेशन ऑफिसर की कस्टडी में भी नहीं दिया जाए। कानून ने लिख दिया कि आपने फीमेल अगर जुवेनाइल ऑफेंडर है तो ना तो मेल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की कस्टडी में उसको देना है और ना ही मेल प्रोबेशन ऑफिसर की आपने उसको कस्टडी में देना। उसके लिए स्टेट पे जाहिर है फिर बाइंडिंग है कि वो फीमेल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और फीमेल प्रोबेशन ऑफिसर हर जगह भर्ती करे, ताकि अगर जरूरत पड़ती है तो ये लोग मौजूद पाए जाए। जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर सेक्शन 20 के तहत कायम किया जाता है। और जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर है क्या? बेसिकली ये एक प्रिजन है, एक कैदगाह है, लेकिन इसका नाम प्रिजन नहीं रखा, इसको एक लाइट नाम से, एक जो लेफ्ट प्रोजेक्टिव नाम है, थोड़ा ज्यादा डिसेंट लुकिंग नाम है, उसके जरिए हम इसको बुला रहे हैं जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर। प्रिजन नहीं कह रहे, है ये प्रिजन, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे। और इसके अंदर क्या किया जाना है कि जुवेनाइल्स को एजुकेशन दी जानी है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी है, कोशिश की जानी है कि उनकी मेंटल मॉरल जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो ग्रूम हो, वो मुतासर ना हो, वो बेहतर तौर पर परवान चढ़ सके। और जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हो सकता है स्टेट खुद एस्टेब्लिश करे, लेकिन अगर कोई एनजीओ रन कर रही है और वो स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है, वो कोई पोस्टल इंस्टीट्यूशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है, तो इन अदारों, ये अदारे भी जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर कंसिडर किए जा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन होम, जैसा मैंने पहले बताया था, सेक्शन 2P इसको डिफाइन करता है। इससे मुराद वो जगह है जहां आप जुवेनाइल को टेम्परेरीली, आर्जी तौर पर, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब अभी उसको सजा नहीं मिली, तब तक के लिए उसको कन्फाइन किया जाता है, तब तक के लिए उसको रखा जाता है। जो 12वां पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत इस कानून को, इस लेजिस्लेशन को ओवरराइडिंग इफेक्ट है। मुराद इससे ये है कि अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आ गई है किसी और कानून के तहत, तब ये कानून फॉलो किया जाएगा, ये ओवरराइड कर जाएगा, दूसरे कानून को साइड पे कर दिया जाएगा। जैसा कि हमें आइडिया है ही कि ट्रायल की हद तक, इन्वेस्टिगेशन की हद तक कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से ये एक्ट मुतसादम है, ये एक डिफरेंट रास्ता दिखा रहा है, डाइवर्जन के जरिए फैसला करने का कह रहा है। सीआरपीसी में, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ऐसी कोई बात नहीं है, ऑर्डिनरी ट्रायल में ऐसी कोई बात नहीं। ये काफी सारे
फैसले जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के बता दिए गए हैं कि वो सिर्फ तहरीरी माफी दे दे, रेप्रीमांड कर दे जुबानी तौर पर या तहरीरी तौर पर, डैमेजेस को ऑर्डर कर, सिर्फ कह के जाके माफी मांग के आओ। तो ये सारी की सारी यानी कि पावर दे दी गई है जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को, ऑर्डिनरी में नहीं है। लेकिन सेक्शन 23 में कह दिया गया कि भाई इस एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट है, किसी और कानून में कोई भी बात कर दी गई है, अगर इस एक्ट से मुतसादम है तो इसी को मानेंगे, दूसरा खत्म हो जाए। 1926 का जो बोस्टल एक्ट है, बच्चों का जो एक्ट था, बच्चों का बोस्टल से मुराद बच्चों को जहां कन्फाइन करने वाली जगह, उस एक्ट के तहत जुवेनाइल्स को दौराने कैद अगर वो कोई उल्टा काम करते हैं तो कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 में कॉर्पोरल पनिशमेंट पे पाबंदी लगा दी गई थी कि जुवेनाइल्स को नहीं दे। लेकिन क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं दिया गया था, एक अनोमली क्रिएट हो रही, एक कंट्राडिक्शन क्रिएट हो रही थी कि आप किसको फॉलो करना है। इस कानून में इस चीज को खत्म किया गया कि नहीं, हमने इसी को फॉलो करना है। अगर कोई कानून कोई डिफरेंट बात बता रहा है, हम उसको साइड पे कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें। 13 पॉइंट आ गया कि जो रिपोर्ट 173 की इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सबमिट करनी है, उसके अंदर भी उसने मेंशन करना है कि भाई डाइवर्जन की, अच्छा एक चीज मैं थोड़ी बताना पहले भूल गया, जो डाइवर्जन है, डाइवर्जन का अख्तियार सिर्फ जुवेनाइल कोर्ट को नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी है। कि अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समझता है दौरान इन्वेस्टिगेशन कि भाई ये केस थ्रू डाइवर्जन फैसला होना चाहिए, वो खुद भी डाइवर्जन के जरिए जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को ये 173 की रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, ये लिख के। तो सेक्शन 9 सबसेक्शन सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ये कहता है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो अपनी 173 की रिपोर्ट में लिखेगा भी कि क्या उसने डाइवर्जन के जरिए इस केस के फैसला कराना मुनासिब समझा, नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा, रीजन आउट करेगा इस बात को। 14 पॉइंट, बेल ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स, कि इस लेजिस्लेशन के तहत जो जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं, अगर उन्होंने माइनर ऑफेंस किया है या मेजर ऑफेंस किया है, तो हम समझेंगे ये कि वो ऑफेंस बेलेबल है, अदालत इमीडिएटली उनको जमानत पे बेल पे रिहा कर देगी। हाँ, अलबत्ता उन्होंने हीनियस ऑफेंस किया है, ऐसे सर्कमस्टांसेस में उनकी जो बेल है वो रिजेक्ट हो सकती है। लेकिन कहा यह गया है कि 6 माह के अंदर अंदर अदालत पे बाइंडिंग है कि उनके केसेस का फैसला करे, और अगर 6 माह में फैसला नहीं हो सकता फिर उसकी जमानत मुल्तम की मंजूर कर लीजिए। 15 पॉइंट पे आ जाए, प्रोसीजर ऑफ ट्रायल। ट्रायल का प्रोसीजर भी जैसे हमने थोड़ा सा ऊपर भी पढ़ लिया कि इनका डिफरेंट है। ऑर्डिनरी केस में अदालत के ऊपर कुछ बाइंडिंग नहीं है कि कितने अरसे में केस का फैसला करना है। इस एक्ट में कह दिया गया कि केस जो है 6 माह के अंदर अंदर अदालत ने डिसाइड करना। ऑर्डिनरी जो ट्रायल है वो ओपन कोर्ट ट्रायल होता है कि जो जिसका दिल करे अदालत में आए, अदालत की प्रोसीडिंग्स को सुने, अदालत में बैठा रहे। अदालत नहीं कह सकती कि आप क्यों बैठे हो। लेकिन जुवेनाइल्स के ट्रायल के बारे में
कानून ने रिस्ट्रिक्शन आयद कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, अननेसेसरी लोगों को आपने नहीं बिठाना पीछे, उनको ट्रायल सुनाने की जरूरत नहीं है। कौन कौन अदालत में मौजूद होगा ट्रायल के दौरान? स्टाफ एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। जज साहब खुद मौजूद होंगे, जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो सारे होंगे। पार्टीज, चाहे वो कंप्लेनेंट साइड से हो, चाहे वो अक्यूज साइड से हो, वो अदालत में मौजूद हो। जुवेनाइल का गार्डियन अगर अदालत में मौजूद है, वो मौजूद रह सकता है, या कुछ दीगर पर्सन में कौन आ सकता है? हो सकता है पुलिस अदालत समझे कि ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है ये मुनासिब है अदालत में मौजूद है। अदालत समझती है कि ये जो विटनेसेस हैं ये अदालत में मौजूद होना जरूरी है। तो जो भी दीगर लोग अदालत समझती है कि ये अदालत में हो सकते हैं, तो सिर्फ यही लोग अदालत में होंगे। जुवेनाइल की हद तक एक ओपन ट्रायल नहीं होगा। अगर कोई ऐसा बंदा अदालत में मौजूद है जो कोर्ट समझती है कि यार इसको नहीं होना चाहिए, या किसी वजह से अदालत समझती है कि यार नहीं, इस बंदे को भी नहीं होना चाहिए, एक ऐसा केस है जिसमें अदालत समझती है कि यार ये कोर्ट स्टाफ भी ना बैठे तो ज्यादा मुनासिब। कोर्ट स्टाफ को भी कह सकती है कि जस्ट लीव तक, मैं खुद हाथ से इसकी एविडेंस कलम बंद कर रहा हूं, आप जाएं उठ के। मैं नहीं चाहता कि ये जो शहादत विक्टिम देने लगा है ये आप भी सुने। स्टाफ आमतौर पर उसी जिले का रहने वाला होता है जिस जिले की पार्टीज होती, विक्टिम होती हैं, ऑफेंडर्स होते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अदालत कह सकती है कि भाई आप अदालत में ना मौजूद रहे, या किसी भी पर्सन को जिसको आल्दो की इजाजत दी गई हो, कोर्ट उसको भी रिमूव करने का ऑर्डर कर सकती है। अदालत चाहे तो मुल्जिम की, जुवेनाइल ऑफेंडर की हाजिरी माफ कर सकती है। एक और काम अदालत ने सेक्शन 14 के तहत करना है कि प्रोबेशन ऑफिसर से एक रिपोर्ट तलब करनी है। ट्रायल अगर उसके पास चल रहा है, अभी ट्रायल खत्म नहीं हुआ, तो प्रोबेशन ऑफिसर को कहना है कि भाई आप एक रिपोर्ट सबमिट करें, जाएं इस जुवेनाइल के इलाके में जाएं, चेक करें इसका करैक्टर कैसा है, इसका एजुकेशनल, सोशल, मॉरल बैकग्राउंड कैसा है, किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, क्या ऑर्डिनरीली ये ऐसे ही बिहेवियर रखता है, जुर्म करता रहता है, या वैसे अच्छे इंसान के तौर पे मशहूर है, जाना जाता है, बस गलती होगी, मोटरसाइकिल गलती से चला बैठा, किसी के साथ एक्सीडेंट कर दिया, अदरवाइज ये एक अच्छा शरीफ लड़का समझा जाता है अपनी सोसाइटी में। रिपोर्ट में ये भी बताया जाएगा कि क्या जुवेनाइल ऑफेंडर अरेस्ट के बाद क्या एडमिट करता रहे, कन्फेस करता रहे कि हाँ भी मैंने जुर्म किया है, या झूठ बोलता रहे, इनकार करता रहे, गलत तौर पर चीज को डिनाई करता रहे। यूरोपियन कंट्रीज में या डेवलप कंट्रीज में कहना चाहिए कि अगर एक पर्सन कंटेस्ट नहीं कर रहा, एडमिट कर लेता है कि भाई हाँ मैंने जुर्म किया है, मुझसे गलती हो गई है, उसकी सजा अमूमन कम हो जाती है, उसकी सजा में तखफीफ कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, मिनिमम कोशिश करती है अदालत सजा दे, कम सजा दे। लेकिन अगर एक शख्स डिनाई कर रहा है जुर्म की कमीशन को, और साबित ये होता है कि भाई उसने जुर्म किया था, सारी एविडेंस उसके अगेंस्ट आ रही, तब अदालत कोशिश करती है कि मैक्सिमम सजा दी। उसने अदालत का टाइम जाया किया। अगर स्टार्ट में ही एडमिट कर लेता तो एक तो सजा में भी नरमी होती, दूसरा अदालत का वक्त भी बचता। तो इसी तरह से इसी तनाजुर में ये कहा गया है कि प्रोबेशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट में ये तहरीर करेगा कि क्या वो जुर्म को मानता रहा है, एडमिट कर रहा है, कन्फेस कर रहा है,
या इसको डिनाई करता था। जुवेनाइल प्रोबेशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट में यह भी तहरीर करेगा कि उसके मुताबिक जुवेनाइल ने ये जुर्म किया कि नहीं किया, कि क्या एविडेंस है जो ये कहती है कि उसने जुर्म किया ही किया। रिपोर्ट इस बारे में भी होगी कि जुवेनाइल को या उसकी फैमिली मेंबर्स को क्या असिस्टेंस दी गई है, किस तरह से उनकी मदद की गई है इस केस में, कंप्रोमाइज करवाए जाने के लिए किस हद तक कोशिश की गई है। रिपोर्ट में ये भी दर्ज होगा। और अदालत ने इस रिपोर्ट को देखने के बाद अपना डिसीजन दे। अदालत क्या क्या फैसले कर सकती है सेक्शन 15 में बता दिया गया। वो कह दे कि जनाब जुवेनाइल ऑफेंडर को रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। कब छोड़ दिया जाए कि विक्टिम ने या कंप्लेनेंट ने जिसके साथ जुर्म हुआ माफ कर दी, पार्डन कर दिया, अरे माफ छोड़ दें जनाब, जाने दें, कुछ नहीं हुआ। अदालत समझती है, कहती है कि इसको कम्युनिटी सर्विस की सजा होनी चाहिए, फाइन की सजा होनी चाहिए, कंपनसेशन का कहा जाना चाहिए, रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी चुराई है या ले गया है साथ, उसकी वापसी का हुक्म किया जाना चाहिए, काउंसलिंग का ऑर्डर कर सकते। काउंसलिंग से मुराद समझाना बुझाना। अदालत प्रोबेशन का ऑर्डर कर सकती है कि भाई तुम्हें प्रोबेशन ऑफिसर के लिए इतने अरसे तक उसकी सुपरविजन में रहने का हुक्म दिया जाए। प्रोबेशन ऑफिसर से अदालत रिपोर्ट तलब कर सकती है कि भाई ठीक जा रहा है, हर महीने आके मुझे रिपोर्ट देनी, ठीक जा रहा है, अब लड़ तो नहीं रहा, अब कोई जुर्म तो नहीं कर रहा, अब दोबारा ड्रग्स यूज तो नहीं कर रहा, जो भी उसका करैक्टर, उसका ऑफेंस नजर आया था। या अदालत समझे कि नहीं यार ये सारी चीजें मुनासिब नहीं है, तो उसको कैद की सजा दे, रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज सकती है। और कब तक रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजने का हुक्म दे सकती है? जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो, बालग नहीं हो जाता। यूं ही बालग होगा, क्योंकि अब वो बालग हो गया, उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर से छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक्ट का मकसद ही यही है कि बालग और नाबालग, माइनर और मेजर को आपस में इंटरमिंगल नहीं होने देना। जो ही एक ऑफेंडर 18 साल को टच कर गया, उससे चीट कर गया, तो नाउ ही इज अ मेजर, तो मेजर पर्सन रिहेबिलिटेशन सेंटर में नहीं रह सकता। तो अदालत हुक्म दे सकती है इसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में कैद किया जाए, कन्फाइन किया जाए, जब तक कि वो 18 साल तक अटेन नहीं कर सकता, कर लेता हूं। सेक्शन 16 में और सेक्शन 5 में कुछ बातें बता दी गई हैं कि क्या क्या चीजें जुवेनाइल की हद तक ऑर्डर नहीं हो सकती। सेक्शन 5 में बताया गया है, 5(2) में प्रिवेंटिव डिटेंशन नहीं होनी। प्रिवेंटिव डिटेंशन से मुराद होती है कि ये देखते हुए कि ये पर्सन फ्यूचर में कोई जुर्म ना करे, उसको पहले ही कैद कर दें। जैसा कि कल परसों आपने देखा होगा, परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया है हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म के तहत ये कहा गया कि भाई ये दोबारा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ना बना दें, लिहाजा इनको डिटेन कर लिया। जुवेनाइल की हद तक प्रोहिबिशन लगा दी गई, बैन लगा दिया गया, बार क्रिएट कर दिया गया कि उनको किसी भी सूरत में प्रिवेंशन डिटेंशन नहीं, उनको डेथ सेंटेंस नहीं दी जा सकती। ये पिछले लेजिस्लेशन में भी था, इसके अंदर इनको कस्टडी के दौरान प्रिजन में कन्फाइन नहीं किया जाएगा। हमने ऊपर पढ़ लिया कि प्रिजन में नहीं रखेंगे इनको, रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखेंगे। नो लेबर, लेबर मतलब इनसे मुशक्कत नहीं करवाई जाएगी। जेल में आमतौर पर
कई तरह के काम लिए जाते हैं प्रिजनर से, चाहे वो खाना पकाना हो, वॉशरूम साफ हो, जेल की सफाई हो। जेल के साथ क्योंकि आमतौर पर को हथकड़ियां भी नहीं आती, नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, हमने इसको पीटना भी नहीं है। जेल के अंदर अगर कोई जुर्म करते हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, तो वैसे तो पोस्टल एक्ट 1926 कहता है इनको कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जा सकती है, लेकिन इस कानून ने कह दिया नहीं, इनको टॉर्चर नहीं किया जा सकता। लेकिन सेक्शन 16 में अगली बात की गई है कि अगर अदालत समझती है कि ये जरूरी है हैंडकफ किया जाना, कहीं भाग ना जाए, या ऐसी सूरत में कि उसकी उम्र ज्यादा है, तब वो तब कुछ हद तक एक्सेप्शन इस बारे में क्रिएट कर दी गई। तो ये था हमारा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 और उसकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। कोई सवाल यहाँ तक पूछना है पूछ लें, थोड़ा सा टॉपिक आगे रह गया वो आज हम खत्म करें। जी मोहसिन। सर रिहेबिलिटेशन सेंटर में अगर एक जुवेनाइल की 18 ईयर एज पे पहुंच जाता है तो उसके बाद उसे जनरल प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यार यही मजेदार बात है, इस एक्ट के अंदर कुछ चीजें अनएक्सप्लेन्ड छोड़ दी गई। मैंने ये जो लेक्चर जब मैं लिख रहा था, ड्राफ्ट कर रहा था, उसके अंदर एक पूरी मैंने 2-4 पॉइंट्स निकाले थे कि ये क्यों, क्या क्या अनोमलीज, क्या क्या कंट्राडिक्शंस आ रही हैं। वो अभी मैं देख रहा था, आपको पढ़ाने से पहले मैंने गो थ्रू किया, किसी वजह से लगता है मुझसे कट गया, वो आपको भेजने से पहले तो सेव नहीं हो पाई मुझसे भी। तो वन ऑफ द कंट्राडिक्शंस, वन ऑफ द अनोमली आपने खुद पॉइंट आउट कर दी कि इस एक्ट में बताया ही नहीं गया कि भाई आपने कह दिया कि रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाएगा, आगे कुछ नहीं बताया कि अगर उसकी उम्र 18 साल हो गई है, टच कर गई है, फिर क्या कर, उसको छोड़ देना है या बाकी की सजा जाके वो ऑर्डिनरी प्रिजन में देगा। ये एक अनोमली छोड़ दी गई है, ये चीज अनएक्सप्लेन्ड रहने दी गई है इस एक्ट के तहत। ठीक है, राइट सर। सर जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसका रोल डिटरमिन कौन करता है? मतलब जुवेनाइल की एज डिटरमिन होते ही कि ये माइनर है तो इसमें अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और कोर्ट के साथ ऑफिसर भी इन्वॉल्व होगा। वो इमीडिएटली इन्वॉल्व हो गया जो ही ये तयन हो गया कि भाई ये पर्सन, अब जो फेंडर है ये माइनर है, जुवेनाइल है, अब वो इन्वेस्टिगेशन से वो साथ लग गया, इन्वेस्टिगेशन में भी उसका रोल आ गया। जुवेनाइल जो कमेटी बनी है उसके अंदर भी उसका रोल आ गया, यानी कि ही इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमेटी। और थर्डली उसने एक रिपोर्ट भी अदालत में सबमिट करनी है। फिर वो प्रोबेशन की तौर पे वो सुपरवाइजर ऑफिसर भी उसका मौजूद है, जो कि ऑर्डिनरी प्रोबेशन ऑफिसर की है। ये सारी की सारी जिम्मेदारियां एक प्रोबेशन ऑफिसर के ऊपर आयद हो जाती है। राइट सर। सर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोर्ट को कन्वे करता है कि ये माइनर है, देन कोर्ट ऑर्डर करती है ऑफिसर को कि आप इन्वॉल्व हो जाएं। प्रोबेशन ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के इल्म में जो बातें आ रही हैं वो अपने वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके अंदर वो दर्ज करता जाए। हर उसको कहते हैं केस डायरी, हर रोज की कार्रवाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने केस डायरी के अंदर दर्ज करनी है। उर्दू में कहते हैं जिमनी, इंग्लिश में कहते हैं केस डायरी। उसको डेली बेसिस पे जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है उस केस के अंदर उसको दर्ज करना है। उसने इतना ही दर्ज करना है कि भाई ये पर्सन मैंने फलां डेट को अरेस्ट किया था, तफ्तीश होती रही, आज इसके घर वाले आए हैं, फलां पर्सन आया, ये इसने सबमिट किया है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट या एजुकेशन सर्टिफिकेट जो फलां 2 साल 4 साल पहले का बना हुआ है, जिसके तहत ये वाज़ेह है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ फलां, इसलिए आज से ये माइनर है, लिहाजा इसको बतौर जुवेनाइल ट्रीट किया जा रहा है। मैं इंटीमेशन भेज रहा हूँ प्रोबेशन ऑफिसर को ताकि वो मुझे असिस्टेंस दे इस बारे में फलां तक। ठीक है, थैंक यू सर। और कुछ सवाल? अब्दुल्ला। सर अगर एक ही एफआईआर में एक ही केस में मल्टीपल ऑफेंडर्स हैं, मतलब एडल्ट भी हैं और जुवेनाइल भी हैं, तो उनकी अलग अलग प्रोसीडिंग्स होंगी क्या? हाँ, अच्छा, ये भी वन ऑफ द थिंग जो कटने वाले में कट गई।
सेक्शन गालबन 12 था जो ये कहता है कि जुवेनाइल का चार्ज किसी एडल्ट के साथ फ्रेम नहीं किया जाए। जुवेनाइल को इंडाइट किसी एडल्ट के साथ नहीं किया जाएगा, मतलब अलग-अलग इनको प्रोसीड किया जाएगा। एडल्ट को अलग ट्रीट किया जाएगा और जुवेनाइल को अलग लेके जाया जाएगा। मकसद वही है कि जुवेनाइल और एडल्ट आपस में इंटरमिंगल ना हो। दोनों अगर इन्वॉल्व है केस में तो एक का केस ऑर्डिनरी कोर्ट में चलेगा और इसका केस है इस पे चलेगा। अच्छा, ये अब चीज एक अच्छी खासी एनॉमली क्रिएट करती है कि एक का केस ऑर्डिनरी कोर्ट में चल रहा हो और जुवेनाइल का केस जो है जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा हो। कैसी एनॉमली आती है? फॉर एग्जाम्पल, उसी एविडेंस को देखते हुए एविडेंस तो ऑलमोस्ट सिमिलर आनी है। जो उसके अदालतों में एक कोर्ट समझती है कि नहीं सजा होनी चाहिए, एक कोर्ट समझती है नहीं सजा होनी चाहिए। तो एक एविडेंस को तोलते हुए एक डिफरेंट फैसले होने शुरू हो गए। ये तो कोई जस्टिस नहीं है, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। एक ही एविडेंस के बेसिस पे आप दो अलग-अलग फैसले करें। और सेक्शन 12 में अगली जो मजेदार चीज थी या भोगी चीज कहना चाहिए, एक एनॉमली थी। एक तरफ ने कह दिया कि चार्ज इकट्ठा लगाया ही नहीं जाएगा, आगे कह दी कि अगर उसका चार्ज इकट्ठा लगा दिया है तो जुवेनाइल की हाजिरी माफ कर दी जाएगी। ये तो कि एम्स क्या क्या थे? एम्स यही थे कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, जुवेनाइल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। आम जो ऑर्डिनरी वे है उसमें जुवेनाइल से बदतमीजी भी की जाती है, उनसे एक आपने पिछले दिनों खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान का स्नूकर का वर्ल्ड चैंपियन था और पंजाब पुलिस ने लाहौर में ग्रीन टाउन के इलाके में उसको रात को गिरफ्तार कर लिया और अच्छा खासा उसको ना सिर्फ थाने में बंद रखा और बल्कि उसको सारी रात दलील भी करते थे। उसने बताया भी है, उसके स्नूकर क्लब पे इनफैक्ट पुलिस ने रेड किया था और जब उसने बताया कि जनाब मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और वो बिल्कुल बच्चा सा है, 16-17 साल का, मुझे एग्जैक्ट एज का पता नहीं, ये पुलिस का नॉर्मल तरीका है। पुलिस का कह लें या जितने भी अदारे हैं जो कि जस्टिस सिस्टम से एफिलिएटेड है, जुड़े हुए हैं, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो प्रोसिक्यूशन वाले हों, चाहे वो वकील हों, कि हम दूसरे को इज्जत दे के राजी नहीं होते, दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखते हैं। तो ये चीज को किया गया है, कर्टेल करने की कोशिश की गई है। ये एम था इसका कि हम इसके राइट्स को प्रोटेक्ट, इनको मारपीट ना हो, इनको बाइज्जत तरीके से इनको एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया जाए। इवन कैद की सूरत में भी एक अच्छा एनवायरनमेंट इनको मुयस्सर आए। रिहेबिलिटेशन, कि हमने दोबारा इन लोगों को सोसाइटी में ही भेजना है, हम ऐसा करके ना भेजे कि ये जाते ही इसे कह लो आतंक बचा दे, इनके अंदर इतनी कदूरत, इतना गुस्सा भर जाए कि ये कहे कि भाई नहीं अब और बर्दाश्त नहीं होता है, स्टेट के खिलाफ कुछ ना कुछ करना ही होगा। और स्टेट से क्या इंतकाम लेना, इंतकाम फिर वो लोगों से लेंगे, मुआशरे से लेंगे। एक और एम था कि हार्डेंड क्रिमिनल से बचाया जाए, उनके साथ इनकी एसोसिएशन ना हो, उनके साथ एसोसिएशन हो तो ये खुद भी हार्डेंड क्रिमिनल बने। बट जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी, कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी को रोका जाए, हम ये चीज ही खत्म कर दें कि जो जुवेनाइल हमारे मुजरिम बन रहे हैं, हम कोशिश करें कि जुवेनाइल हमारे मुजरिम ही ना बने। फिर एक और मकसद इंटरनेशनल लॉ की कंप्लायंस है, जो हमने 1990 की कन्वेंशन को साइन किया हुआ है, हमारे पे बाइंडिंग है कि इनके लिए एक अलग लीगल सिस्टम लेके आए और रिड्यूस प्रिजन क्राउडिंग। हमारी एक और भी कोशिश है कि प्रिजन क्राउडिंग को हम रिड्यूस करें। ऐसे ही हम जेलें ना अपनी भरते जाए, जो लोग छूटने वाले हैं, निकलने वाले हैं, उनको वहां से फारिग किया जाए, निकाला जाए। लेकिन क्या क्या मसाइल, क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आई कि हमने ना जुवेनाइल कोर्ट्स एस्टैब्लिश की, ना जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए, ना ऑब्जर्वेशन होम्स बनाए।
अभी तक है ही नहीं। लिहाजा जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाए, कहाँ पे रखा जाएगा? थाने में। जुवेनाइल को सजा हो जाए, कहाँ भेजा जाएगा? जेल में, ऑर्डिनरी जेल। ऑल्दो कि ऑर्डिनरी जेल के अंदर जुवेनाइल्स के अलग सेल्स मुख्तस है, लेकिन जो उन जुवेनाइल्स को जब अदालत में पेशी के तौर पे लेके आना है, अदालत के बाहर किसी जगह पे कन्फाइन करने की जरूरत पड़ती है, अदालत के अंदर पेश करना है। ऐसे में हर जगह उनकी जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं उनके उन तक उनकी जो है वो रसाई कॉमन होती है। और क्यों ये इस कदर डेंजरस है? एक चीज, एक बच्चा जो अपने से 5-7 साल बड़ी उम्र के बच्चों से दोस्ती रखता है, आप अपने माशरे में भी देखिएगा अपने इर्द गिर्द, ऑल्दो कि वो बच्चा बाकी बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा, ज्यादा मैच्योर होगा, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि वो बच्चा मॉरली जो है वो ठीक ना हो, मॉरली करप्ट हो जाए, वो बंदा डिलिजेंसी में मुब्तला हो जाए, जो सिर्फ इस बेस पे कि वो अपने से 5-7 साल बड़े लोगों के साथ, बड़े बच्चों के साथ उसका उठना बैठना हो गया। इसलिए हमारे आपके भी बचपन में, हमारे भी बचपन में बड़े बूढ़े कहते थे कि अपनी एज के बच्चों के साथ खेल, बड़ों के साथ आपने नहीं जाना। उसके पीछे लॉजिक ही ये थी। तो यहाँ पे तो स्टेट की कोशिश है कि जो बड़े लोग हैं वो तो क्रिमिनल्स हैं, वो तो वैसे ही मुजरम है। तो आम लाइफ में हम कोशिश करते हैं कि 5-7 साल बड़े बच्चों के साथ हम ना खेलने दें, तो जो मुजरमों के साथ जो कि आदि मुजरम है, तो बच्चों को जिनके माइंड इम्प्रेशनेबल होते हैं उनको क्यों उनके साथ रखा जाए? तो लिहाजा हमने ये मकसद अचीव ही नहीं। फिर मजेदार बात ये है कि जुवेनाइल कोर्ट्स, जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ऑब्जर्वेशन होम्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये जितने अदारे बनने थे, इन सब के बनने से पहले इनके रूल्स आने चाहिए कि कैसे वर्किंग करेंगे, इनका हेड कौन होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगी, कहाँ से आएगा, डेपुटेशन पे आएगा, डायरेक्ट भर्ती होगा, व्हाटएवर जो भी इससे रिलेटेड है। आज तक हमने वो रूल्स ही मुरतब नहीं किए हुए। नो बजटरी एलोकेशन, हमने इनके लिए बजट ही मुख्तस नहीं किया हुआ। ये आपके सामने मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये ग्रीन कलर की रोशनाई से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक स्पार्क की रिपोर्ट है सन 2000, ये रिपोर्ट बल्कि कर भी दी है मैंने साथ, अगर आप इसको खोलना चाहें खोल सकते हैं, नीचे पॉइंट नंबर 6 के तौर पर नेक्स्ट है। उसमें कहा गया है कि जनाब 2019 तक पाकिस्तान में 1300 जुवेनाइल प्रिजनर्स थे। कितने प्रिजनर्स थे? ओनली अबाउट 1400। पाकिस्तान में लाखों बच्चे एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं हासिल कर पा रहे? कि स्टेट उनके घरों के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने में नाकाम रही। इसलिए नहीं हासिल कर पा रहे कि उनको 2 वक्त की रोटी तो मैसर नहीं है, वो बचपन से ही कोई ना कोई काम ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो स्टेट उनके लिए ये यकीनी नहीं बना सकी कि उनको हम एजुकेशनल फैसिलिटी दे दें। सिर्फ 1400 लोगों के लिए एक इतना बड़ा निजाम जिसमें शायद अरबों का बजट लग जाए, क्यों कर स्टेट चाहेगी कि ये पैसे उनके लिए एलोकेट करें? ऑल्दो कि एकेडमिकली उस कन्वेंशन की रोशनी में 1990 वाले हम पे बाइंडिंग है कि हम अब उनके लिए अलग एक अदारा सेटअप करें, लेकिन ऐसी स्टेट क्या कर सकती है जिसने लाखों बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, जो कि जेलों में नहीं है, जिनको खाना नहीं दे पा रही, जिनको एजुकेशन नहीं दे पा रही, शायद उनके पास कपड़े नहीं है, सैलाब से इतने लोग मुतासर हुए, वो नहीं। सिर्फ 1400 लोगों के लिए हम अलहदा लोग भी अपॉइंट करें, जुवेनाइल कोर्ट्स भी स्टैब्लिश करें, और ये 1400 लोग कौन है? पूरे पाकिस्तान में स्कैटर्ड है। तो ये बहुत, स्टेट की नजर में ये बहुत महंगा सौदा है। इसलिए जो स्टेट है शायद वो कह रही है कि भाई हम नहीं करते, हमारे पास इतनी फिजिकल स्पेस ही नहीं है कि हम उनके लिए इस हद तक पैसे करते। जजेस को ट्रेन नहीं किया गया, कैसे हमने डील करना है? आपने कह तो दिया कि जुवेनाइल ऑफेंडर और जुवेनाइल विक्टिम का नाम
किसी तरह नहीं आना चाहिए, कैसे आपने ट्रेन किया? मीडिया को ट्रेन किया आपने? आपने जजमेंट के अंदर कैसे नाम उसका नाम मिना करना है, क्या कह के पुकारना है? एफआईआर के अंदर नाम अक्यूज का भी आ रहा है, विक्टिम का भी आ रहा है, कैसे मिना करें, कैसे कंसील करें? ये सारी की सारी चीजें अवेयरनेस से, ट्रेनिंग से पता चलनी। किसी को ट्रेन किया नहीं गया, ये ट्रेन नहीं किया गया पुकारना कैसे है, बुलाना इन लोगों को कैसे है, प्यार से डील करना है। एक पुलिस वाला जिसने कत्ल के केसेस डील किए हुए हैं, जो शायद पैसे उसको कम मिल रहे हैं, घर से बेचारा वो तंग है, गर्मी में बैठा हुआ है, आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो किसी से तमीज से बात कर ले? कैसे ये मुमकिन आपके? और ट्रेन आपने किया नहीं। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लॉ बना लेना नहीं, लॉज की इम्प्लीमेंटेशन है। हम लॉ बना के साइड पे कर देते हैं, ये भी एक हमने लेजिस्लेशन की साइड पे कर दी। इसके अंदर भी बहुत बड़ा चैलेंज इसकी इम्प्लीमेंटेशन। हमने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। फिर जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमारी जो पब्लिक ओपिनियन है वो इसको पसंद नहीं करती। रिलीजियस फीलिंग्स हम समझते हैं कि शायद रिलीजियस हमारा कोई ये डिफरेंशिएशन नहीं है माइनर में और मेजर में, तो हम क्यों करें। फिर लैक ऑफ कोऑपरेशन है। पुलिस कभी भी किसी सूरत में भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रोबेशन ऑफिसर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंस दे रहा है, हेल्प कर रहा है, या जान रहा है, इल्म रख रहा है, कुछ मदद करना चाह रहा है। पुलिस तो जान दे देगी इस चीज से कि हमने ये नहीं होने। लैक ऑफ कोऑपरेशन है। और एक और चीज जो अनॉमलीज वाला मैंने आपसे शेयर किया था कि अनॉमलीज, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, बाद में दोबारा एक दफा तलाश कर वो पॉइंट ऐड कर दूंगा कि इस एक्ट के अंदर अनॉमलीज, एक तरफ जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ तो कह दिया कि हमने जुवेनाइल का और अडल्ट का चार्ज इकट्ठे फ्रेम करना ही नहीं है। दूसरी तरफ कह दिया कि जनाब अगर हो गया, अगर कर दिया तो हमने जुवेनाइल की हाजिरी माफ कर दी, करना ही नहीं है तो हो कैसे गया? तो ये एक एनॉमली है। इसी तरह दूसरी एनॉमली हमने जिक्र की थी कि हमने जुवेनाइल को रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया, अब वो 18 साल का हो गया है, फिर क्या करना है? जुवेनाइल ने कत्ल किया हुआ है, कत्ल के केस में हमने कहा कि ये जनाब जाओ आप रिहेबिलिटेशन सेंटर, 18 साल का हो गया, आगे ये एक्ट बिल्कुल खामोश है। इसके अंदर होना चाहिए था कि भाई इसके बाद उसको मुंतकिल कर दिया जाएगा प्रिजन के अंदर। अगर आप समझते हैं कि नहीं, उसको किसी सूरत प्रिजन नहीं जाना चाहिए, बाद में छोड़ना ही छोड़ना है, भाई वाज़ेह तौर पे ये बात लिखी जानी चाहिए थी यहाँ। तो ये चीज, इस एक्ट से कोई वजाहत नहीं हो रही। तो एक्ट कंफ्यूज्ड लेजिस्लेशन है, क्लैरिटी से बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगला पॉइंट आ जाता है कि डिफरेंसेस बिटवीन जेजेएसए 2018 एंड जेजेएसओ 2000, क्या क्या इनमें फर्क आए। पहला फर्क ये है कि 2018 की लेजिस्लेशन में 3 तरह के ऑफेंसेस बना दिए गए, मेजर, माइनर और हीनियस। इस तरह की कैटेगराइजेशन सन 2000 की लेजिस्लेशन के अंदर नहीं थी। दूसरी पॉइंट आ गया कि रिहेबिलिटेशन सेंटर, ऑब्जर्वेशन होम, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी जैसे जो अदारे हैं, ये 2000 की लेजिस्लेशन के अंदर हमें नजर नहीं आती। तीसरी बात आ गई कि ये अपॉइंटमेंट जुवेनाइल कोर्ट्स की जो करनी है, जुवेनाइल कोर्ट जो एस्टेब्लिश करनी है, वो प्राइम मिनिस्टर ने हाई कोर्ट के साथ मिलकर करनी, जबकि पुरानी लेजिस्लेशन में ये हाई कोर्ट का और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का अख्तियार था कि आपस में कंसल्टेशन करके ये हरकत कर लें। इस एक्ट के तहत 6 माह के अंदर अंदर फैसला करना है, पुरानी लेजिस्लेशन के अंदर 4 माह के अंदर केस का फैसला। अच्छा, ये भी बड़ी मजे का केस की बात है कि आप सिर्फ लिखने से केस का फैसला नहीं कर सकते। तायुन इस चीज पे होता है केस कितनी देर में फैसला होगा कि अदालत के पास काम कितना है, अदालत के साथ बाकी अदारे कोऑपरेट कितना कर रहे हैं। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 14 मई को गालबन के पंजाब के और केपीके के इलेक्शन हो जाए। सुप्रीम कोर्ट का अभी तक ऑर्डर, ये सितंबर आ गया है, अभी तक फॉलो नहीं हुआ। इतने माह हो गए हैं।
एक ऑर्डिनरी कोर्ट के साथ अगर बाकी इदारे कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो किस कदर हेल्पलेस होगी। कैसे 6 माह के अंदर फैसले हो गए अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एविडेंस देने नहीं आ रहा, विटनेसेस के सामने प्रोड्यूस ही नहीं किए जा रहे। तो ये सारी की सारी चीजें लिख देने से नहीं होती। ये चीजें ये देखना होता है कि अदालत के पास काम कितना है, किस हद तक अदालत के अहकामात की बजावरी हो रही है। छठा पॉइंट ये है कि प्रोबेशन ऑफिसर की असिस्टेंस जो इस एक्ट के तहत ली जानी है वो पुराने ऑर्डिनेंस के तहत उसकी ऐसी कोई प्रोविजन नहीं थी कि असिस्टेंस को देगी। एज की 7वां पॉइंट है कि एज की डिटर्मिनेशन फर्क आ गई। पुराने एक्ट ऑर्डिनेंस के तहत एज की डिटर्मिनेशन सिर्फ और सिर्फ मेडिकल वे से होती थी, और उससे भी पहले बात कि वो करनी थी अदालत ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कोई नहीं करनी। अब ये है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने भी करनी है, और किस बेसिस पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, बर्थ सर्टिफिकेट। अगर वो ना हो फिर उसने मेडिकल्स पे जाना है, उसका अप्लाई का टेस्ट जो होता है वगैरह वगैरह। पुराने वाली लेजिस्लेशन में स्टेट में मेडिकल में चले जाते थे कि वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट अप्लाई का टेस्ट करवा लें, बेशक डॉक्यूमेंट्स में जो भी लिखा हो। ये मुजरिम जुवेनाइल है या नहीं, और किस बेसिस पे देनी है, जो मटेरियल उसके सामने प्रेजेंट किया गया है रिमांड के वक्त। डिस्पोजल ऑफ केस थ्रू डाइवर्जन, पॉइंट नंबर 10 है। ये डाइवर्जन वाला मैटर पुरानी ऑर्डिनेंस के अंदर नहीं था। आइडेंटिटी जो अक्यूज्ड की बार की गई है कि आइडेंटिटी जुवेनाइल की नहीं डिस्क्लोज की जाएगी, वो पुरानी ऑर्डिनेंस के अंदर ये चीज नहीं। स्पेशल प्रोविजन फीमेल ऑफेंडर्स के बारे में पुरानी लेजिस्लेशन के अंदर कोई प्रोविजन मौजूद नहीं। इसी तरह ही ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं दिया गया था पुरानी ऑर्डिनेंस के अंदर प्रोविजंस को, लिहाजा ओवरराइडिंग इफेक्ट ना होने की वजह से कंट्राडिक्शन आती थी। लेकिन अब क्योंकि ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया गया है, अब ये एक्ट बाकी लेजिस्लेशन पे, बाकी इनेक्टमेंट्स पे प्रिवेल करेगा जहां जहां कंट्राडिक्शन का। जहां तक कोई चीज पूछनी है पूछो। ये तो हो गई यार, बेहतर है कि हम आज ही खत्म कर दें। रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, क्या क्या चीजें हम समझते हैं होनी चाहिए। ये जो अब रिकमेंडेशंस हैं, ये मैंने खुद से नहीं सोची, ये वही जो स्पार्क अदारा है, ये उसकी रिकमेंडेशंस मैंने आपके सामने रखी है। क्यों रखी है ये आप बताएं भी आगे, अगर आपको आ जाता है सवाल। ये स्पार्क ने जो 2019 की रिपोर्ट है, वहां से रिकमेंडेशन उन्होंने ये दिया है। और स्पार्क इसलिए बड़ा फेमस अदारा है कि ये जुवेनाइल्स के बारे में काम करने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनजीओ है, और यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन का अदारा है वो इसको फंड करता है। इस बिना पर इट इज अ वेल नोन एंड वेरी फेमस अदारा। डॉन की रिपोर्ट्स में जुवेनाइल के बारे में पढ़ रहा था, 1-2 आर्टिकल, वो स्पार्क की फाइंडिंग्स के ऊपर बेस कर रही। तो स्पार्क क्या क्या बातें बताता है। पहली बात कहता है कि भाई आप जुवेनाइल की क्रिमिनल लायबिलिटी की एज ही 18 साल कर दी, कि 18 साल से छोटा अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो वो जुर्म होना नहीं चाहिए, कि पहली तो है ये। जो कि मेरी नजर में ये कोई अच्छी सजेशन नहीं है। हमारे यहाँ जेल की सजा बहुत ज्यादा है, मैं जितना सतह बढ़ती जाएगी, तो लिहाजा मैं इस चीज से एग्री नहीं कर रहा। लेकिन क्योंकि ये बेस्ट अदारा है जुवेनाइल की हद तक काम करने का, उनकी रिकमेंडेशन है कि क्रिमिनल लायबिलिटी की एज ही 18 साल होनी चाहिए, इससे छोटे लोग जुर्म कर ही नहीं सकते। इफेक्टिव एज डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म, ये कहते हैं कि एज की डिटर्मिन करने का हमारा जो मैकेनिज्म है वो ठीक होना चाहिए। जो बर्थ सर्टिफिकेट्स वगैरह, फालतू के बर्थ सर्टिफिकेट्स का नहीं लिखा इन्होंने कहा कि ये हम इसको ठीक करें, इनकी डीएनए टेस्ट करवाएं, इनकी जो बोन वेरिफिकेशन टेस्ट करवाएं, ताकि एक्यूरेट वे से जो लोग हैं उनकी एज डिटर्मिन हो सके। ऑल्दो कि ये एक्ट कहता है कि भाई नहीं, आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं, बात खत्म।
लेकिन ये रिकमेंडेशन इनकी ये है कि हमने इसको इम्प्रूव करना है, इसको बेहतर किया जा सकता है, लेजिस्लेशन चेंज हो सकती है ताकि हम बिला वजह बाबू का ट्रायल ना बीच में स्टार्ट कर दें। तो नजर आ रहा है कि भाई ये बड़ी उम्र का है और जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए। फिर ये है कि कंप्यूटर जुवेनाइल का जो डाटा है वो सारा कंप्यूटराइज होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए कि हम हर चीज में डिजिटाइज करें, अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो हमारे पास। जो लैकुनास है इस एक्ट के अंदर, और वो लैकुना जैसा मैंने आपसे शेयर किया, ये थोड़ा सा हवाला आया लेकिन वो ये बात के कट गया था, कहीं सेव नहीं हुआ कि सेक्शन 6 में, सेक्शन 6(4) में, सेक्शन 15 में, सेक्शन 4 और 12 में ये सारी की सारी इनके अंदर अनोमलीज आ रही हैं और ये अनोमलीज रिमूव होनी चाहिए ताकि ये बेहतर लेजिस्लेशन हो। फॉर्मेशन ऑफ रूल्स, कि जो अदारे हमने बनाने हैं उनके रूल्स बनेंगे तो अदारे बनेंगे, रूल्स के बगैर कैसे अदारे खड़े किए जा सकते हैं। हमने प्रिजन रूल्स को रिवाइज करना है, प्रिजन रूल्स में अगर कोई अनोमली आ रही है तो हमने उसको बेहतर करना है। जस्टिस सिस्टम के इदारों की बेहतर ट्रेनिंग करनी है, कैसे डील करना है उनको समझाना है। हमने सेपरेट जुवेनाइल कोर्ट्स बनानी है, जस्टिस कमेटी जो हमने वादे किए हैं कि ये चीजें हम बनाएंगे, जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये सारी की सारी चीजें हमने इनको लेके आना है। पोस्टल इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर देना। पाकिस्तान में पोस्टल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, बहावलपुर वाली साइड पे बच्चों को कैद के एक इंडिपेंडेंट सेंटर पोस्टल इंस्टीट्यूशन के नाम से आज से 3-4 साल पहले तक तो मैं जानता रहा हूँ कि वो बड़े अरसे से सालों साल से एग्जिस्ट कर रहा था। आई होप तो कि अभी भी वो होगा। ये इनकी रिकमेंडेशन है कि उसको खत्म करें। रिहेबिलिटेशन सेंटर इस एक्ट के तहत जो कहा गया आप उसको करें। बच्चों को, जुवेनाइल्स को जो जेल के अंदर है उनकी एजुकेशन को कंपल्सरी किया जाए, वो पढ़ें ताकि अच्छे सिटीजन के तौर पे मुआशरे में शामिल हो सके। और आर्टिकल 25 ए है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसके तहत ये बेसिक राइट है हर बच्चे का कि वो एजुकेशन हासिल करे। अडल्ट के साथ किसी तौर पे भी इनकी डिटेंशन नहीं होनी चाहिए, इंटरमिंगलिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे ये डिटेंशन जेल के अंदर होती है, चाहे ये डिटेंशन अदालत के अंदर हाजिरी के वक्त होती है, चाहे ये डिटेंशन अदालत में हाजिरी के वक्त जब थोड़ी अरसे के लिए बंद किया जाता है उस वक्त होती है, तो किसी सूरत भी इकट्ठे डिटेन नहीं। फ्री लीगल एड को लाजमी बनाया जाए और फ्री लीगल एड के बारे में ये है कि कॉम्पिटेंट वुकला से हम रिप्रेजेंट करें, निकम्मे वुकला ना हम खड़े कर दिया करें। फिर जेंडर बेस्ड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए हमारे इदारों। पुलिस में भी खवातीन शामिल हो, प्रोबेशन में भी खवातीन शामिल हो। ज़ाहिर है कि अगर कोई खातून गिरफ्तार हो जाती है, जुवेनाइल ऑफेंडर फीमेल है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में वो इनको डील किया करें। इन सारे इदारों की इम्प्रूव ट्रेनिंग हो, आपस में इनकी कोऑपरेशन बेहतर होनी चाहिए। एक और चीज जो ये स्पार्क बड़ा इंसिस्ट कर रहा है, वो कहता है कि हमारे यहाँ झूठी FIR कटवाने का बहुत रवाज है। हम झूठे लोगों को शामिल कर देते हैं। हम पढ़ भी चुके हैं कि हम एक बंदे ने जुर्म किया हो तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी सारी की सारी फैमिली या जितने मेल्स हैं एटलीस्ट उसकी फैमिली में सारे इन्वॉल्व कर दिए। तो अगर कोई जुवेनाइल शामिल हो रहा है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ FIR दर्ज, बिला वजह ना घुसेड़ दिया जाए, ऑनेस्टी हो। और ऑनेस्टी के कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि अगर साबित हो जाए कि वाकई ये जुवेनाइल शामिल नहीं था, फिर उस FIR कटवाने वाले के खिलाफ क्रिमिनल एक्शन लिया जाए और उसको लग पता जाए कि भाई हमने झूठ नहीं बोलना, हमने ऑनेस्टी रहना है कल को अदालत के सामने। स्ट्रेंथन द डायरेक्टरेट ऑफ रिक्लेमेशन एंड प्रोबेशन का जो अदारा है उसको हमने बेहतर करना है। सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग, हाउ टू डील विद जुवेनाइल्स, सेंसिटाइज भी करना है हमने अपने अदारों को, उनको ट्रेन भी करना है। मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है, ये मीडिया लिखा गया, मीडिया रिपोर्टिंग, मीडिया में रिपोर्टिंग हमने पढ़ लिया जैसा कि हम ये एक ऑफेंस है कि हम उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दें। इस तनाजुर में मीडिया हमारे को बिल्कुल आगाही नहीं है, वो बिला बगैर सोचे समझे हर तरह की तशहीर करता जाता है। सोशल मीडिया तो बिल्कुल बेलगाम हो रहा है, तो हमने उनको भी ट्रेन करना है कि क्या क्या चीजें आप मीडिया पे रिपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें नहीं कर सकते। इसकी जितने हमारे अदारे हैं, चाहे वो कोर्ट हैं, चाहे
वो प्रोबेशन का दायरा है, चाहे वो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इनकी सुपरविजन के लिए कोई इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टीम्स होनी चाहिए, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे वो एनजीओ हो, कोई ना कोई इदारा इनको कार्य करते को भी मॉनिटर कर रहा हो। ये नहीं है कि ये सेक्रेट काउज है और एक दफा बन गया तो कोई पूछने वाला है। पब्लिक की अवेयरनेस को बढ़ाना है, पब्लिक को भी पता होना चाहिए कि भाई ये हमारे बच्चों के मसाइल हैं, ये इन लोगों को कैसे डील करना है, क्यों डील करना जरूरी है, हम ताकि वो बेहतर तौर पे अपना काम जो है कर सकें। वो उनकी तरफ से तंकीद जो है और इम्प्रूव टर्मिनोलॉजीज हम यूज करें। आपको पता होगा कि हम जो लोग किसी तरह से डिसेबिलिटी का शिकार, हम उनके लिए घटिया या जो डिसेबिलिटी लफ्ज है वो यूज अपाहज नहीं कह सकते। अभी रूल बन गया कि हमने उनको पर्सन्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज कहना है। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की कि हम उनके लिए नरम अल्फाज यूज कर सकते हैं। ये बड़ा बेहुदा लफ्ज है कि अपाहज कहना या इस तरह के अल्फाज यूज करना। इसी तरह जो हमने जितने अदारे हैं जुवेनाइल से डील कर रहे हैं उनके लिए हमने टर्मिनोलॉजीज को बेहतर करना, नरम टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। हमने प्रिजन नहीं कहना, रिहेबिलिटेशंस कहना है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ताकि ये टर्मिनोलॉजीज बहुत काउंट करती हैं, ये अवाम में चीजों को ज्यादा सख्त या ज्यादा नरम बना के पेश करने का जरिया होता है। और जितनी ज्यादा अवाम में सख्ती हो उतना ही ज्यादा लोगों के रवैयों में सख्ती आती है। तो लिहाजा नरम अल्फाज ताकि लोगों के की बातों में, उनकी हरकतों में, उनके एक्शन में भी नरमी चलती। तो ये 20-21 पॉइंट से सपार के जो रिकमेंडेशंस देते हैं कि भाई इस तरह से हम इन चीजों को बेहतर कर सकते। कोई और सवाल है जो आप पूछ लें? ठीक है जी, दरमियान में कुछ चीज आपके ज़हन में आया मुझे वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि अप टू डेट रहा करें। बहुत ज्यादा पिछली चीजें ना साथ साथ अपना कोर्स कवर करते जाए। जी मौसम, क्या सवाल आप? सर वो क्राइम्स किस कैटेगरी में आते हैं जिसमें अगर कंप्लेनेंट कंडन कर भी दे लेकिन स्टेट जो है वो उसको परसू करती है? बहुत सारे। आप आंख बंद करके कोई जुर्म सोचिए, तकरीबन वो आपको जवाब आपके सवाल का खुद ही मिल जाएगा। चोरी है सर। कैटेगरी कैसे क्राइम? क्या चीज? सर इन क्राइम्स की कैटेगरी का नेम मैं जानना चाह रहा था। चोरी, थेफ्ट बता रहा। अब हम कैटेगरी यही आप पूछ रहे हैं, फेंस का नाम क्या है? नहीं सर, ब्रॉडर टर्म जिसके अंडर सारे वो क्राइम्स आ जाते हैं। नो। अच्छा हाँ, एक कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल वो जुर्म है जिनमें जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, आपस में राजीनामा कर सकते हैं, वो कंपाउंडेबल। और वो जुराइम जिनमें राजीनामा नहीं हो सकता वो नॉन कंपाउंडेबल। राइट, नॉन कंपाउंडेबल। तो ये सारे के सारे थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक। अल्लाह हाफिज़। दरमियान में कुछ चीज और पूछनी होगा। हाँ।